अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं शहरयार बट और मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज। सियासत और मईशत की ताज़ा एपिसोड के साथ हार्दिक खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मईशत पिछले 6 माह से हिचकोले खा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। कभी हमारा मुआवजा श्रीलंका के साथ किया जाता था और कभी पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट के खतरात मंडाने लगते थे। ऐसे में इफ्तिख़ार इस्माइल साहब ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि मईशत को सहारा देने की। गवर्नमेंट IMF के प्रोग्राम में भी गई और बहुत मुश्किल हुई IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए। और उसके बाद हमने देखा कि IMF की कड़ी शराइत आयद की गई, जिसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ी। ना सिर्फ बढ़ानी पड़ी बल्कि लेवी का भी उसके ऊपर इजाफा किया गया। साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान अपनी तारीख की बदतरीन महंगाई की जद में आ गया। इन्फ्लेशन हमारी 30% से ऊपर तक पहुंच चुकी थी। और इस दौरान हमने ये देखा कि इफ्तिख़ार इस्माइल साहब को आउट होना पड़ा और री एंट्री हुई पॉलिटिक्स में इसहाक डार साहब की। और इसहाक डार साहब के आने के बाद से US डॉलर जो हमने देखा था 22 सितंबर को 239.74 रुपीस पे, उसके बाद कंटिन्यू डिक्लाइन आता गया और मुसलसल 14 दिन तक नीचे आया और हमारे रुपए को काफी ज्यादा मुस्तहकम हुआ। फिर साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी हमने देखा कि कुछ इस्तेकाम आया। तो जिब्रान, ये जो सारे इशारे जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसहाक डार साहब ने कैसी परफॉर्मेंस है आने के बाद, उन्होंने संभाल लिया है सब चीजें? देखिए, जब से इसहाक डार साहब आए हैं तो इनके आने से ही मतलब जैसे ही वहाँ से उन्होंने डिपार्चर हुए हैं तो आप देखेंगे डॉलर जो है वो मुसलसल कंटिन्यूसली तकरीबन नीचे आ चुका है। और मज़ीद भी तकरीबन डे बाय डे 58 रुपया जो है नीचे आ रहा है। तो ये अच्छा इकदाम है। और ये इनकी जो असल में ये इकनॉमिस्ट हैं और ऑलरेडी इनका एक्सपीरियंस है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं माजी में। तो वो बेहतर समझते हैं कि इकोनॉमी को किस तरह चलाना है, IMF से किस तरह डील करनी है और जो दीगर मामलात अच्छा, को किस तरह बाद हैंडल इनके करना है। नाकतीन भी ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये डॉलर लेकर आ रहे हैं, डॉलर नीचे आने की इतनी वजूहत तो है नहीं। ऐसा क्या मुल्क में सोना चांदी निकल आया है या क्या ऐसा 360 डिग्री से जो चेंजेस आ रही हैं? देखिए सर, इसमें जो US डॉलर के जो प्राइसेस हैं वो आर्टिफिशियली और कुछ गफलत से पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो है जो चेक एंड बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि डे बाय डे जो तकरीबन 200 पर 250 तक पहुंच चुका था। इसकी जो अब जब इंक्वायरी हो रही है तो कि बैंक्स में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस LC वगैरह खुलती थी तो एक्सपोर्टर को 10 रुपये नीचे दिया जाता था और इंपोर्टर को 10 से 15 रुपये महंगा दिया जाता था। तो अब ये चेक एंड बैलेंस भी कर इंक्वायरी हो रही है, चेक एंड बैलेंस भी हो रहा है कि किसकी गफलत है और तो क्या लेकिन इसमें विक्टिम्स है। आठ इतना टाइम हो गया है, तकरीबन 2 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर चुका है। 8 बैंक्स के नाम भी सामने आ गए जिन्होंने मैनिपुलेशन की थी या बेकायदियां की, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सफर करना पड़ा, ना सिर्फ पाकिस्तानी इकॉनमी को बल्कि पाकिस्तानी अवाम का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ महंगाई की सूरत में, सब चीजों में। अभी तक कंक्लूजन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्यों नहीं तयन किया जा रहा कि कौन गुनाहगार थे इन सारी चीजों में? अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है जो बड़ा थोड़ा सा लेज़ी है। लेकिन जल्द इसका भी जो है इसकी भी जो कंक्लूजन आ जाएगा। और मज़ीद फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक हिकमत अमली बनानी चाहिए कि फ्यूचर्स में कि जो ये जो चलें, डिस्प्यूट हुआ। जिब्रान, इन सारी अमूर पे बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हसन साहब, चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, और अरब न्यूज़ में हम इनके आर्टिकल भी पढ़ते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। सर, आप ये बताइएगा कि इसहाक डार साहब ने जिस तरह से ज्वाइन किया है दोबारा से, और उनके बाद जिस तरह से रुपया मुस्तहकम हो रहा है, तो सर आपको क्या लग रहा है कि सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं? मुस्तहकम हो रहा था, आज से नहीं हो रहा है। यस सर। ये लेट्स बी वेरी क्लियर, ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ था एंड वो भी इसलिए कि आपके जो एक्सपोर्टर्स थे उनने जल्दी जल्दी कन्वर्ट करा तो कोई 600 to 700 मिलियन डॉलर मार्केट में आए और उनने जल्दी से कन्वर्ट करा रुपया में, तो उसकी वजह से आपकी कोई 20 रुपया वैल्यूएशन बढ़ी। अब वो जब सारे एक्सपोर्टर्स ने फॉरवर्ड बुकिंग की कन्वर्ट कर लिया तो अब देख रहे हैं जो नॉर्मल आपका ट्रेंड है वापस ऊपर बढ़ रहा है। जब तक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा उस वक्त तक आपकी करेंसी नहीं स्टेबलाइज होगी। ये एक बड़ी सिंपल इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई दार साहब का मैजिक ना किसी और का मैजिक नहीं है। आप दरा दबका के करेंसी को नहीं मैनेज कर सकते। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। चाहे दार साहब हो, चाहे मिस्रा हो, चाहे शौकत तरीन साहब हो, ये आप अंडरलाइंग अगर आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा उस वक्त तक आपकी करेंसी पर प्रेशर रहेगा। हम लोग के पास कोई $100 बिलियन रिजर्व नहीं है कि हम लोग रिजर्व खर्च करके अपनी करेंसी सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों में शायद वो कर सकते हैं, वहां भी जरा डिफिकल्ट है।
मगर हमारे पास तो अभी कोई $7.8 बिलियन रिजर्व। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी तक कोई इतनी हौसला अफजा चीज नहीं हुई कि फ्रेंडली कंट्री से भी हमें कोई पेमेंट्स रिसीव नहीं हुई हैं, और फ्लड के बाद से भी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और फिर वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोमिस किए थे, अभी तक हमारे रिजर्व में ये चीजें शामिल नहीं हुई हैं। लेकिन तो आप क्या समझ रहे हैं सर, ये कितनी ज्यादा नुकसानदेह चीज है आगे? देखिए, बात बात ये है कि जो एशियन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से पैसे आते हैं, ये रीडायरेक्ट है फ्लड के लिए। वो बड़े स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंस नहीं है, वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के सपोर्ट के लिए चलाए IMF और जो फ्रेंडली कंट्रीज और कोई फैसिलिटी आ रहा है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर, वी शुड नॉट पुट आवर होप्स ऑन जो Asian Development Bank or AIIB से। These will be very project specific and उन पर खर्च भी होगा। Regarding जो फ्रेंडली कंट्रीज है, वो उनने प्रॉमिस करा था और ऑब्वियसली एक कमिटमेंट थी, IMF को कमिटमेंट, तो इंशाल्लाह वो जरूर पैसे आएंगे, मगर वो भी ज्यादा से ज्यादा कोई 4 बिलियन है। अब उससे हमारी इस साल रिक्वायरमेंट्स है ऑल टुगेदर, अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को भी इंक्लूड करें, विथ 32 बिलियन की, तो उससे हमारी जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंसिंग नीड वो ओवर नहीं हो जाएगी। हम लोग को रिस्ट्रक्चर करना है, रोल ओवर करना, अब वो उसमें देखते हैं कितना आसानी से होता है। तो डिफिकल्टीज तो है और वो इतनी आराम से अभी नहीं जा रही है। सर ये हमने देखा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर गवर्नमेंट काफी हद तक कंट्रोल कर पाई है, और स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी लास्ट टाइम इन्होंने अनाउंस किया है वो भी काफी ज्यादा मुतमईन है। फिर ट्रेड डेफिसिट के भी जो नंबर आए वो अभी घट के $2.9 बिलियन तक आ गए। तो आप क्या समझ रहे हैं सर, अभी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? आई थिंक कंट्रोल ये नहीं कह सकते, ये अभी 1-2 महीने के आप नंबर्स देखेंगे, नहीं कह सकते कि हो गया। वो अभी देखेंगे कि काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी इस्तेमाल करे गए थे कि जो इम्पोर्ट्स आ रहे थे उनको रिस्ट्रिक्ट करे हुए थे। ये तो एक सप्रेस डिमांड है, आप कितने देर तक सप्रेस डिमांड करें, उससे दूसरी चीजों के ऊपर भी इकोनॉमी पर इफेक्ट होता है। आप जब आप खोलिएगा, आप जब फ्री अपना करिएगा, तब पता चलेगा कि कितने इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट हुए। ये जरूरी चीज है कि इंटरनेशनल जो कमोडिटी साइकिल था वो जरा सा आसान हो रहा है, और वो ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी कम हुए थे और बीच में फिर से बढ़ गए थे, मगर ये उम्मीद करें कि वापस कोई $80 तक पहुंच जाए और जो वीट और अदर कमोडिटी प्राइसेस वो नीचे आ जाए, तो उससे जरा सा फर्क पड़ेगा। मगर ये आप इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट करके और एलसी भी खोल के, उससे आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन है, इसलिए कि आपके इकोनॉमी के ऊपर बहुत डैमेज होता है। सर कमिंग बैक टू IMF प्रोग्राम, सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में हर बार हमें जाना पड़ता है, बार बार कोई भी गवर्नमेंट आती है, हम टारगेट्स अपने मीट नहीं कर पाते हैं। IMF के प्रोग्राम को इस तरह से शो किया जा सकता है कि कोई बहुत ही दुश्मन मुल्क का कोई प्रोग्राम है। जैसे हमने आपके इंटरव्यूज में भी सुना है कि हमें ओन करना पड़ेगा कि IMF का प्रोग्राम नहीं है, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है, हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी पड़ेंगी। इस हवाले से कौम को एजुकेट करने के लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बड़ा सिंपल चीज है, हम लोग कोई IMF हम लोग के पास नहीं आता कि प्लीज हमको आप हमसे लोन ले लें। वो कोई बैंक नहीं है जो क्रेडिट देना चाहता है। हम लोग इसलिए जाते हैं कि हम लोग के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस होती है, हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और कोई और दूसरा हम लोग को पैसे नहीं देना चाहता है, इसलिए हम लोग IMF के पास जाते हैं। और हम लोग IMF के पास इसलिए जाते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चरली वीक हैं, हम लोग की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो सही नहीं है, हमारी इकोनॉमी एक अनइवन स्ट्रक्चर है जिसमें इम्पोर्ट ज्यादा होते हैं जब भी जरा सा ग्रोथ होती है। तो ये अगर अंडरलाइन प्रॉब्लम है तो हमको IMF बार बार जाना पड़ेगा। अभी हम लोग 22nd प्रोग्राम में देखिएगा, आप 23rd प्रोग्राम में भी चले जाएंगे। ये स्ट्रक्चरल हमारे जो अंडरलाइन इश्यूज हैं वो हम लोग एड्रेस नहीं करते, हम लोग IMF को और दूसरों लोगों को ब्लेम करते रहते हैं। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, और ये अगर हम लोग वो नहीं करेंगे और स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे तो देखिएगा फिर 20 मरतबा और जाना पड़ेगा आपको IMF के पास, और हर दफा ज्यादातर उतना ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है, और हमारी अंडरलाइन जो ग्रोथ रेट है वो कम से कम होती जा रही है। बिल्कुल ठीक सर। बाकी हमने ये देखा है कि कभी भी हमारी जब ग्रोथ आस्ता आस्ता बढ़ने लगती है, करंट अकाउंट डेफिसिट के मसले पैदा हो जाते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो बीच में कहीं रुक जाती है। एक गवर्नमेंट आती है,
वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, वो कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, कुछ पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन का अमल हमारा अभी तक वहीं रुका हुआ है। जो पेंशनर्स हैं उनका बोझ हम पे मजीद पड़ता जा रहा है। आप क्या समझते हैं सर, क्या सबसे बड़े हर्डल्स क्या है जो हम स्ट्रक्चरल चेंजेस अब तक नहीं कर पा रहे हैं? स्ट्रक्चर चेंजेस इसलिए नहीं कर पाते, ऐसे दो तीन रीजन है। एक तो सही मैंडेट नहीं है, दूसरी चीज है कि हम लोग झूठ बोलते हैं अवाम को कि देखें आसानी से चेंजेस हो जाएंगे। कोई ये चेंजेस जो स्ट्रक्चर ये चीज आसानी नहीं है, इसमें डिफिकल्टीज होंगी, अवाम को प्रिपेयर करना होगा। और हमारे जो काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर है, ट्रेडिंग सेक्टर है, काफी सारे इवन जो कैश बेस्ड इकोनॉमी है, वो टैक्स नहीं पे करती है। और जब तक वो टैक्स नहीं पे करती, आपकी फिस्कल डेफिसिट रहेगा। फिस्कल डेफिसिट होगा तो आपको बोरो करना पड़ेगा। तो ये बड़ी सिंपल चीजें हैं जो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, और जब तक हम लोग नहीं एडजस्ट करेंगे ये प्रॉब्लम रहेंगी। ठीक है सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन आपसे सैलाब के बारे में जानना चाहेंगे। जो अभी तक जो एस्टिमेट किया है वो 28 बिलियन यूएस डॉलर का है। सर आपको लग रहा है पाकिस्तानी मईशत इससे नबर्द आजमा होने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि जो वर्ल्ड जो हमें कमिटमेंट्स हो रही हैं वो तो 4-5 अरब डॉलर्स की कमिटमेंट्स हो रही हैं। बाकी सारी चीजें हम किस तरह से पूरा करेंगे? जो फूड क्राइसिस दिलों में आने वाले हैं, जो इन्फ्लेशन के नंबर आगे जाके बढ़ेंगे, ये सारी चीजें किस तरह से सर हम इससे सर्वाइव कर सकते हैं पाकिस्तान? सर्वाइव तो कर सकेंगे, मगर बड़ी टाइटनिंग करनी पड़ेगी। हम लोग रियलिस्टिक होना पड़ेगा। और अब हमारे जो सबसे बड़ी बात है, हमारे काफी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इकोनॉमी में, वो उनको अब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमारे इतने बड़े लैंड होल्डर्स हैं, अभी तक लैंड नहीं हुआ, तो काफी चेंजेस करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं सर्वाइव करेंगे। अच्छा, ये जावेद साहब ये बताइएगा, इसहाक डार साहब ने जब आए थे, ज्वाइन किया था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि डॉलर जो है वो 200 तक तकरीबन ये आ जाएगा, और इनकी जो स्ट्रेटेजी थी। तो आप क्या समझते हैं कि डॉलर 200 तक ये अंडर 200 आ जाएगा? और नंबर टू, एकदम नहीं आएगा, ये सभी बात है, नहीं फजूल बात है। और उसके बाद इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ये फजूल बात है। अच्छा सर, इसके अलावा सर, ये अगर ये डॉलर अगर नीचे आता है, तो जिस तरह महंगाई बढ़ी थी, इंपोर्टेड आइटम जिस तरह महंगे हुए थे, अब डॉलर आ रहा है नीचे, तो उस पर जो मार्केट्स में जो है वो जो डिक्लाइन नहीं दिखा गया, तो उस पर क्या आप समझते हैं क्या होना चाहिए? ये सॉरी, आप फिर से रिपीट करें। सर मैं कह रहा हूँ, जिस तरह डॉलर के जो प्राइसेस बढ़े थे, तो यहाँ से हर चीज़, मतलब सुई से लेके जहाज तक जो है, वो उनके जो प्राइसेस में इजाफा हो चुका था, कमोडिटीज़ को जो भी प्रोडक्ट लें आप। लेकिन जब से डॉलर नीचे आया है, तो उनके जो प्राइसेस हैं जो है वो नीचे नहीं आए। जिस तरह देखिए, 250 से तकरीबन 217 रुपये तक डॉलर आ चुका है, लेकिन उनके जो प्राइसेस में कमी नहीं आई। दूसरी चीज़ों जो भी प्रोडक्ट थी, इंपोर्टेड आइटम्स थे, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। जब ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी एक्सपेक्टेशन पर बेसिस करते हैं, वो नहीं एक्सपेक्ट करते कि ये इतनी स्टेबिलिटी रहेगी। आप जब तक करंट डेफिसिट, आज देखिए मार्केट में इन रियलिटी 222 हो गया ऑलरेडी सर। जी ओके, थैंक यू सो मच जावेद साहब आपके टाइम के लिए। जी जिब्रान भाई, जावेद साहब तो बिल्कुल ही नाउमीद लग रहे हैं, और उनका कहना है कि जो भी ये चेंजेस आई हैं शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन हमें जब भी अपनी मुल्क की मईशत को सही करना है तो हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी रुकावट क्या है इन सारी चीज़ों में? सर जिस तरह इसहाक डार साहब जब जिस तरह आए थे, तो उन्होंने पहले तो क्या बोलते हैं, अच्छी पहले बॉल पे छक्का तो मार दिया, लेकिन कंटिन्यूसली जो है फिर जो है ये जो है मेंटेन नहीं कर सके, मुझे लग रहा है। क्योंकि जो आगे ना हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आपका जो इंपोर्ट बढ़ रहा है, और दो दीगर मसाइल हैं, अभी कह रहे हैं गैस का भी बहरान आएगा आने वाले दिनों में। तो ये सब चीज़ें जो हैं फिर दोबारा जो है चीज़ें महंगी जिस तरह गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मज़ीद इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और जो प्राइसेस हैं वो भी जो है उसमें भी इजाफा होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो मतलब कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो रही। एक चीज़ दुरुस्त करते हैं तो दूसरी चीज़ फिर वो टेढ़ी हो जाती है। तो मैकेनिज़्म जो है इसका सही बनाना पड़ेगा, और हुकूमत को सीरियसली कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे ताकि जो है इकोनॉमी को वो मेंटेन कर सकें। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें स्टेबल जब ही होंगी जब मुल्क में इकोनॉमिक हम कुछ देखेंगे स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो सियासी मैदान है उसमें काफ़ी ज़्यादा गार पछाड़ चल रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जलसों पे जलसे किए जा रहे हैं, और इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च का उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है। लगता तो ऐसा ही है, और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और इस सिलसिले में तकरीबन 54 करोड़ रुपए का एक इजाफी एक ग्रांट पास की गई है, जो वफाकी वजीर दाखिला
साहब को दी गई है कि वो इस सिलसिले में जो आने वाला जो धरना है और या फिर एक मार्च है इसको कंट्रोल करें? जी बिल्कुल, लेकिन ये कि अब देखिए, आप दोबारा धरना और दोबारा फिर ये जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आती, जब तक इसके बाद तकरीबन अभी तो बल्दियाती इलेक्शन भी हैं जो है, ये भी हुए हैं, इसके बाद जो है इलेक्शन जब होंगे इसके बाद ही मुझे लगता है कि जो ट्रैक पे जाएगी चीज़ें ना। तो आपको क्या लग रहा है ये जो बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, बार बार डिलेज इसके अंदर हो रहे हैं, तो वो कामयाब वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? लेकिन होने तो हैं, लेकिन ये जल्द हो जाए ज़्यादा अच्छा है, ताकि इसका रिजल्ट आ जाए और क्लियरिटी आ जाए। और जो जो ये बार बार डिले अच्छी चीज़ नहीं है। एक दफ़ा तो समझ में आता है कि बार बार जो डिले टेक जो है, मतलब इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो भी नया मुंतखब होगा उसको फिर अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना के काम भी कर दें, ताकि आवाम के जो मसाइल हैं उनको वो अच्छे तरीके से हल कर सके। बिल्कुल, जो हमने देखा यही है नाज़रीन कि कराची का जो हाल हुआ हुआ है इस वक्त, कराची की सड़कों की आप हाल देख लें या आप कराची के चौराहों की हालत देख लें, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर घूम रहे हैं। बारिशों के बाद से जो तबाही मची है कराची में, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कराची में एक या दो सड़कों के अलावा पूरा शहर इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि तबाहाल सड़कें हैं। और इस सिलसिले में मुर्तज़ा वहाब साहब कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने एक टैक्स आयद किया था जो शहरियों से बिजली के बिलों में वसूल किया जा रहा था 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी रास्ता रोक दिया, उसके ऊपर भी उनको स्टे दे दिया था, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। लेकिन इन सारे मसाइल का हल एक ही है, जब हम बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएंगे, कि लोकल एक गवर्नमेंट रिफॉर्म होगी, पता तो चले कि कराची का वाली वारिस कौन है, कौन इनका अहदेदार है। सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरकज में PMLN की गवर्नमेंट है, जबकि सिंध गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी का राज है पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं। फिर साथ साथ कराची में जो मेयरशिप है, पहले MQM के पास हुआ करती थी, अब इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे हुए हैं, और सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करे जा रहे हैं। अगर किसी बोलते हैं यार पानी नहीं आ रहा, तो बोलते हैं आप वोट ले रहे थे, तो शहरी इस मौके पे कहाँ जाएगा? लेकिन इन सबको यूनाइटेड होना चाहिए, और जो आवाम के जो मसाइल है, पहले प्रायोरिटी इसको हल करना चाहिए। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से ये सॉल्यूशन नहीं है। अब जिसकी भी गलती थी, हमें सॉल्यूशन पे जाना चाहिए। अगर मिलजुल के काम करना चाहिए, ताकि इससे जो है टाइम भी सेव हो जाए, और हमारे आवाम के जो मसाइल हैं, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट का काम है, पानी के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, उसको पॉजिटिवली हल कर सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जिब्रान। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब तक जो सैलाब हुआ है पाकिस्तान में, उसकी तबाहकारियां जो है वो जारी हैं। तकरीबन जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था वो तकरीबन 28 अरब डॉलर के करीब हो गया है। और जो हमें जो कमिटमेंट्स हुई हैं नाज़रीन पूरी दुनिया से, उस वक्त हम देखें तो तकरीबन हमें 2 अरब डॉलर आएंगे वर्ल्ड बैंक की जानिब से, जबकि 1.5 अरब डॉलर का वादा किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जबकि जर्मनी और दूसरे ममालिक से भी हमें काफ़ी ज़्यादा डॉलर आने की उम्मीद है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी उनके मसाइल खत्म नहीं हो रहे, जबकि जो मीडिया भी, अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहाँ इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो लोग इतने मसाइल का शिकार हैं और प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर हुए हुए। चलें, अब देखें क्या होता है। अभी जो है मसाइल तो चलते रहेंगे। हम जब से देख रहे हैं ये मसाइल का सिलसिला तो स्टार्ट है, लेकिन कोई एक जो है कोई मानने को तैयार नहीं है कि मतलब किसकी गलती है। सब अपनी एक दूसरों की गलतियां बताते हैं, लेकिन अपना काम कोई नहीं कर रहा। क्योंकि हम इसमें जो है हमें जो जो हो गया माजी में उसको इग्नोर करना चाहिए, और इससे सबक सीखना चाहिए। और जो आने वाले जो भी नई गवर्नमेंट या नया जो भी बल्दियाती इंतखाबात में जो मुंतखब होता है, तो उनको अपना काम करना चाहिए, ताकि वो एग्जाम्पल दे सके कि किसी ने गलत किया तो वो सही भी कर सकते हैं। हाँ, ये आप देखेंगे 3.5 करोड़ लोग नाज़रीन इस वक्त अपने घरों से बाहर है। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन होना तो तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। और जो इमरान खान साहब की मेन डिमांड है कि मुल्क में नए इलेक्शन कराए जाएँ, जल्द अज जल्द कराए जाएँ, लेकिन ये चीज़ें होते हुए बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि अभी तो पीपल्स पार्टी की अभी कोशिश है कि उन्होंने फिर एक दरख्वास्त दायर की है कि ये बल्दियाती इलेक्शन थोड़े आगे किए जाएँ, इसकी डेट्स थोड़ी प्रोलॉन्ग की जाए, ताकि जो सैलाब की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो थोड़े से दूर हों। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहती है। इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।